तो ठीक है भाई, बताइए सेट नंबर 40 है ना, 40वां ये सेट है। और 40 सेट का मतलब 80 वीडियोस तो आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं उत्तराखंड और जीएस को मिलाकर। इससे पहले जो लाइव वाला सेशन है वहां पर मैंने क्वेश्चन आंसर के नहीं भी तो 90 ऑलरेडी आपको सेट करवा रखे। तो 90 वो मान लीजिए, 80 ये मान लीजिए, तो इनफ है आपके किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये सेट है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज के हिंदी वाले सेशन की। आपका उत्तराखंड का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, वो हो चुका है कंप्लीट। आपसे पहला सवाल पूछ रहा है हिंदी का कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो किस सन में हुआ था और कहां पर उसका आयोजन किया गया था। तो मेरे हिसाब से ये राइट आंसर लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये सन 1975 में है ना जी, 1975 में। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। इतना चीज तो भाई आप लोगों को जानकारी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई मुझे पर्टिकुलर डेट भी बता सकता है कि किस तारीख से किस तारीख तक? बताओ। तो ये हुआ था 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। तो 10 जनवरी से 14 जनवरी वर्ष 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। और इस समय जो थीम रखी गई थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम की। और लगभग 30 देशों के 122 पार्टिसिपेंट्स, 30 कंट्रीज से 122 जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। ये आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब आप मुझे यूं बताओ कि अभी तक कुल कितने सम्मेलन हो चुके हैं? वेरी गुड, 12 हो चुके हैं। 12वां जो लेटेस्ट वाला सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ? फिजी में हुआ है। बहुत बढ़िया। और फिजी में अगर हुआ है तो कब से लेकर कब तक हुआ है? 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच में हुआ है, वर्ष 2023 में फिजी में हुआ है ना। और इस बार जो थीम था वो था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है हिंदी, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचती है। तो इसकी जो पूरी जर्नी है वो इस बार की थीम रखी गई थी। एक और सवाल बताओ चलो। कुल जो ये 12 सम्मेलन हुए हैं इनमें से भारत में कितने सम्मेलन हुए? सिर्फ भारत में नहीं, दो नहीं, भारत में 3 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन तो आपने अभी अभी सामने देख लिया, नागपुर में हुआ है। इसके बाद तीसरा सम्मेलन 28 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में 1983 में 1983 में ये नई दिल्ली भारत में हुआ था, है ना। और यहाँ पर जो है एक कह लीजिए स्पेशल ओकेशन इसलिए भी था कि भारत की जो बड़े कवित्रियों में नाम आता है महादेवी वर्मा जी, तो वो भी इस समय जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है रहे थे। तो इसलिए जो है ये भी आप लोगों ने जो है ध्यान रखना है। और तीसरा सम्मेलन वर्ष 2015 में भारत में हुआ था और ये था हमारा 10वां सम्मेलन, 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में। और ये हुआ था कहां पर? भोपाल में। तो भोपाल भारत में हुआ था। ये 3 सम्मेलन भारत में हिंदी के हो चुके हैं। टोटल जैसे आप लोगों ने अभी बता दिया, तो टोटल याद रखना है आप लोगों ने। भारत में कितने हुए, किसी में मुख्य आकर्षण का बिंदु क्या था, तो उन सबको ध्यान रखते हुए ये हिंदी को क्या किया गया था, वहां पर प्रमोट किया गया था। 2 सवालों के आंसर दो भाई। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर। लॉक कर दिया जाए या इसमें कुछ परिवर्तन आप लोगों को लगता है होना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो आप लोगों को भाई सबसे प्रमुख सबसे प्रिय टॉपिक्स में से एक होता है हिंदी सम्मेलन। बोलो, डन है? कर दो, लॉक कर दो ना। चलिए अब ये बताओ कि जो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने का औचित्य क्या है? क्यों हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को 1949 में जो हमारी हिंदी भाषा थी उसको संविधान के द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और अगर विश्व कप पहुंचेगा तो 10 जनवरी, आपने सही कहा था, तो वहां पर 10 जनवरी आ जाता ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक इनफ है इसका नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? बापू के शब्दों में कहना है कि राष्ट्र कवि कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्ता जी। अब सवाल क्या है कि जो मैथिली शरण गुप्ता हैं इनकी किसी भी 5 कृतियों के बारे में या 5 रचनाओं के बारे में मेरे प्यारे साथी आप जो है बोलने वाले हैं। तो बताओ जरा इनकी 5 कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और अच्छे से बताना, रंग में भंग मत डाल देना प्लीज। बताओ जल्दी से। रंग में भंग
जयद्रथ वध। लगभग आप यूं मान के चल ही लो कि जितने भी हिंदी के सेशन हुए हैं, अगर आप 40वां सेशन है तो मेरे ख्याल से इन राइटर्स के नाम हर एक जगह पर जो है मैं बार बार दोहरा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ। किसान, पंचवटी, भारत भारती। प्रसिद्धि में इनकी एक कविता जो जुड़ती है वो जुड़ती है भारत भारती। झंकार, झंकार, गुरुकुल, त्रिपथगा, ईटीसी आदि। त्रिपथगा आदि। जय भारत इन्होंने लिखी है, यशोधरा इन्होंने लिखी है, साकेत इन्होंने लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी की कोई भी 5 रचनाएं, जल्दी से बताओ। जयशंकर जी की 5 रचनाएं। आंसू, लहर, उर्वशी। अब यहां जरा क्वेश्चन मार्क रखना, क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर करवा रहा हूं। कई लोग फिर क्लेम करेंगे कि सर उर्वशी तो हमने रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़ी थी। तो रामधारी जी ने भी उर्वशी लिखी है और हमारे जयशंकर जी ने भी उर्वशी लिखी है। लेकिन अगर सवाल में बाई चांस दोनों नाम आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटीज में लिखोगे, तो तब आप दिनकर साहब को पहले लिखोगे। याद रखना, अगर दोनों एक साथ आए, वैसे तो शायद अगर ऐसे सवाल बने तो ना पूछे, लेकिन अगर पूछा तो फिर दिनकर का नाम जो है वो पहला आएगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है झरना, झरना। इन्होंने लिखा है प्रेम राज्य, प्रेम राज्य। 1 2 3 4 5, 5 ही रखो या और भी बताने? देखो, इसके अलावा इन्होंने लिखा है कामायनी, इन्होंने लिखा है प्रेम पथिक, इन्होंने लिखा है कानन कुसुम, इन्होंने लिखा है प्रेम राज्य, इन्होंने लिखा है चित्राधार। चित्राधार भी इनकी प्रसिद्धि रचनाओं में से एक है। और सबसे बड़ा महत्व आप समझो, इन्होंने लिखा है महाराणा का महत्व। सुमित्रा नंदन पंत की कोई भी 5 रचनाएं। वीणा, वेरी गुड। पल्लवी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ज्योत्सना, बहुत खूब। वाणी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। युगांत, और युगांत से मिलता जुलता युगांतर, तो युगांत भी है और युगांतर भी है ना। युगवाणी भी इन्होंने लिखी है। ग्राम्य है, ग्रंथी है, उच्छ्वास इन्होंने लिखा है, अतिमा लिखा है, लोकायतन लिखा है, और जिसके लिए इनको सम्मान मिला है चिदंबरा, प्लस कला और बूढ़ा चांद। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रा जी की रचनाएं हैं। और लास्ट में महादेवी की बात करें तो जैसे निहार है, नीरजा है, यामा है, रश्मि है, सांध्य गीत है, दीप शिखा है, अतीत के चलचित्र हैं, तो वो सारी रचनाओं को लिखने वाले कौन है? वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और बीच में एक बार झटका देने की आदत इसकी गई नहीं है ना, तो डॉक्टर झटका है ये मेरी क्लास का। चलो तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो तो क्या पूछा हुआ। अच्छा, आज आप लोगों ने मेरे को टास्क भी तो दे रखा, चैलेंज भी तो दे रखा। अच्छा, मैं भूल गया था। चलिए ठीक है, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं भाई मैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? कार्यालय आदेश में किसी मंत्रालय के लिए, या किसी संबंधित विभाग प्रभाग के लिए, या अनुभव के लिए हो सकता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर भी सी डी होना चाहिए था, सभी के लिए। अब यूं बताओ आप लोग कि कार्यालय आदेश क्या है? नाम से ही क्लियर हो जाएगा वैसे तो। देखो, सेम डिपार्टमेंट नहीं, आप ज्ञापन पे चले गए। आप ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन पे आ गए। देखो, कार्यालय आदेश अलग है, ज्ञापन अलग है। आदेश का मतलब यह है कि जब कभी किसी मंत्रालय के द्वारा, या किसी भी विभाग के द्वारा, या किसी भी कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई सूचना दी जाए, जैसे अवकाश के बारे में, या छुट्टी के बारे में, मतलब छुट्टी अवकाश तो हो गया, प्रमोशन के बारे में, किसी की जो है प्रमोशन होना है, किसी की नियुक्ति के बारे में, जब ऐसा क्या किया जाए, सूचनाएं दी जाए, तो उसको कार्यालय आदेश देते हैं। और जब कोई विभाग एक ही मंत्रालय के भीतर किसी सूचना का आदान प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? ज्ञापन। और जब अनेक मंत्रालयों के बीच में क्या हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो, तो वो क्या कहलाता है? कार्यालय ज्ञापन। तो ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने, ये कहां से आ गया भाई?
तुलसीदास मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार के से संबंधित है, किस अलंकार से अलंकृत है? बताओ जल्दी से। उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार या रूपक अलंकार? बोलो साथियों। अच्छा है, इजी है, बेसिक। कुछ दिव्य प्रकाश, क्या सोच रहे हो? इतना गहन अध्ययन कर रहे हो कि कहीं से तो याद आए, हे प्रभु शक्ति दे मुझे याद करने। है हिमलता, कुछ तो चल रहा है बेटा मन में। चलो, तुलसीदास मन मंदिर में बिहरे, मन मंदिर में बिहरे, तो मतलब यहां पर क्या है? यहां पर मन की तुलना मंदिर से हो गई है, मन मंदिर से बिहरे। और दूसरी बात ये समझो कि यहां पर सर जो उपमेय है उसी में उपमान को खोजा जा रहा है। तो जहां पर उपमेय में उपमान को ही खोज लिया जाए तो वहां पर क्या होगा? या उपमान में ही उपमेय के होने की भ्रांति जहां पैदा हो जाए तो वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार। आप कितनी बार मैंने आपसे कह दिया है कि जहां उपमेय और उपमान में ज्यादा अंतर कोई न दिखाई दे वहां पर उपमा अलंकार होता है। कोई और उदाहरण दो मुझे उपमा अलंकार के, बोलो। एनी अदर? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपमा अलंकार है, सही है, डरो मत। और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, बहुत बढ़िया। और चरण कमल बंदो हरिराई या कमल चरण बंदो हरिराई? कमल चरण, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। और कोई और उदाहरण जहां आपको लगता है कि उपमा है, मतलब ओ सॉरी उपमा नहीं, जहां आपको लगता है रूपक है, एक जैसा है? नहीं आता है? नहीं, जितने लिखवा रखे हैं सबके सब याद होंगे। वैसे शायद मैंने इतने ही लिखवाए होंगे, मेन मेन यही वाले आते हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछ रहे थे ना। अब एक और आपको मिल गया, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, राइट। तो यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है मन मंदिर के आपस में, राइट। अच्छा, उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी तुच्छ वस्तु की तुलना किसी क्या हो उच्च वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश, ये मैं 10 बार बता चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 20 बार बता चुका हूँ, आप समझ जाओ, है ना। पुनरुक्ति प्रकाश अभी बताता हूँ क्या होता है। पुनरुक्ति प्रकाश को ही वीप्सा अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? वीप्सा अलंकार। और जहां पर वीप्सा अलंकार होता है तो वहां पर आप ये समझो कि अलंकार के शब्दों में किसी भी व्यक्ति के मन का जो दुख है, पीड़ा है, या किसी के मन के भीतर जो आनंद है, हर्ष है, उल्लास है, या आश्चर्य है, विस्मय, कहीं पर विस्मयादि बोधक है, तो उसको जिस भाव के साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, वीप्सा अलंकार होता है। बोलो, जैसे उदाहरण दो। राम राम राम, यह कैसी दुनिया कैसी तेरी माया, जिसने खोया उसने पाया, जिसने पाया खोया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन। आगे क्या था? समथिंग कुछ ऐसा कि नहाकर गंगा में हाय यादों में तल्लीन, कुछ ऐसा। मैं एग्जैक्टली वो करेक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं। तो उसमें भी क्या है? हाय हाय, मतलब चिता जलाकर पिता की, तो वो दुख कर रहा है, उसको जो है दुख हो रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश, जिसको वीप्सा अलंकार कहते हैं। फिर कह रहा हूं, वीप्सा अलंकार में आपके मन के जो दुख है या जो आपकी मन की खुशी है, हर्ष है, उल्लास है, उसको प्रकट किया जाता है ना। इसका एक और उदाहरण जो है आप लोग इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? आदर, हर्ष या शोक के लिए जो अलंकार आएगा दैट इज कॉल्ड पुनरुक्ति। मानवीकरण मैंने पिछली क्लास में बताया था, इससे पहले वाले सेट में। बताओ, मानवीकरण मतलब जहां पर निर्जीव वस्तु में सजीवता ढूंढी जाए। जैसे लास्ट टाइम कौन सा उदाहरण पढ़ा था हमने? देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो वास्तव में फिर वृक्ष रोएंगे नहीं ना, लेकिन वो ऐसा उदाहरण मान लेते उसको। ऑप्शन नंबर डी लिख लो इसका राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे, नग के अनेकार्थक शब्द हैं, अब इनमें से नग का एक अर्थ क्या है? देखो, नग का मतलब एक तो होता है क्या? पर्वत। और एक नग क्या होता है? ये नगीना वाला है, जो नग लगे होते हैं ना अंगूठी में। तो जैसे अंगूठी में लगने वाला, अंगूठी में लगने वाला नग, इसको नग कहो या इसी को आप नगीना भी कह सकते हो। अब ऐसा सुनो, नगीना में आप जो है वो पुराने जमाने की मूवी याद कर लो जिसमें नाग नागिन की कहानियां थी, तो वो नग नहीं। और एक नग क्या होता है?
नग होता है, जैसे अगर आपके घर में कोई सामान आता है तो नहीं बोलते भाई कितने नग लाया, नग मतलब एक संख्या, एक लाया, दो लाया, 10 लाया, 20 लाया। तो नग का इस्तेमाल किस रूप में भी होता है, संख्या के रूप में, संख्या के लिए भी जो है नग का इस्तेमाल होता है। तो बस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, नाग नहीं, नाग अलग है, नाग जो है आप सर्प के लिए, सांप के लिए बोल दोगे। तो यहाँ पर नगीना से हो गया, संख्या से हो गया, पर्वत से भी जो है इसी का आंसर आ गया। सही भेद कौन सा नहीं है, अच्छा ये बताओ, अनिल का मतलब हवा होता है कि नहीं, ये मतलब ये अनिल का हवा ठीक है और अनल का जो है आग ठीक है। तो पहला तो कथन भाई सही है, हमें गलत ढूंढना है, याद रखना कि कौन सा सही नहीं है। दूसरा है आवरण और आमरण। आवरण का मतलब होता है ढकना, किसी चीज को ढकना, ढंकना नहीं होता, गलती से हो गया, लेकिन ढकना ठीक है ना। अब अगर तनुजा बोलेंगे आज उनको जुकाम लगा तो शायद ढंकना बोल दें, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ढकना ठीक है, राइट। चलिए अब जो है आमरण का मतलब क्या है यहाँ पर, आमरण आभूषण हो सकता है, आवरण और आमरण, ठीक है, ओके, होल्ड ऑन। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब इच्छा और उपेक्षा मतलब लापरवाही या किसी की बुराई, चलो ठीक है। अवलंब होता है सहारा देना, और अविलंब होता है, विलंब नहीं शीघ्र, अविलंब क्या होता है, शीघ्र होता है। तो इसका क्या आना चाहिए, आवरण और आभूषण। आमरण का एक अर्थ तो वो होता है जो भूख हड़ताल पे आप बैठते हैं, आमरण अनशन पे बैठते हैं ना, आमरण मतलब मरने तक, और एक अर्थ इसका आभूषण भी होता है। तो ये कथन तो सही है, ऑप्शन डी लिख लेना, इसका सही नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही नहीं है, ऑप्शन डी लिख लेना इसका राइट आंसर। विलंब नहीं, अविलंब, अ मतलब नहीं, विलंब मतलब नहीं, शीघ्र। कौन सा संधि विच्छेद सही है, महर्षि का संधि विच्छेद करो जरा, महाधन ऋषि, तो महर्षि तो महाधन ऋषि होना चाहिए, और महर्षि में ये बताओ कौन सी संधि है, बताओ, महर्षि, हाँ जी, गुण संधि कैसे, अर आया है, बहुत बढ़िया, गुण संधि। महाविद्यालय का संधि विच्छेद, महाधन विद्याधन आलय, तो इसमें जो है तीन बनेंगे, महाधन विद्याधन आलय, तो उसमें कौन सा हो जाता, दीर्घ ना, विद्यालय महा, तो ये दीर्घ आ जाएगी यहां पर, है ना। व्याकुल में वि धन आकुल, वि धन आकुल, और संधि कौन सी है व्याकुल में, यण संधि है, बहुत बढ़िया। मध्वरी सही है कि नहीं, मधुधन हरि, और मध्वरी में जो है कौन सी संधि है, वा वा वा, तो वा कहां पर आता है, अगेन यण संधि में, तो ये भी यण संधि है, ये भी यण संधि है, ये दीर्घ संधि और ये क्या है, गुण संधि है। तो इसका सही आंसर जो पूछ रहा है आपसे वो ऑप्शन नंबर डी पूछ रहे हैं ना, तो आई होप सो आपने ऑप्शन नंबर डी ही किया है। कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम तो आपके लिए इजी हो जाएगा, तत्सम मतलब उसी के समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान है एज इट इज, तो वो क्या लग रहा है आपको, शुष्क लग रहा है, और शुष्क का मतलब क्या है, सूखा है, मतलब अगर हमसे ये पूछें कि शुष्क का तद्भव क्या होगा तो सूखा हो जाएगा। अब ये बताओ जो सींग शब्द है ये क्या है, ये अपने आप में तद्भव है, तो सींग का तत्सम क्या आएगा, सींग का तत्सम क्या आएगा, नहीं बोलेंगे जी हमें, इसका आएगा श्रृंग। सांवला का क्या आएगा, तत्सम क्या है सांवला का, तो ये है श्यामल, श्यामल। और सीख, सीख का मतलब क्या होता है, नहीं कहते कि क्या सीख दिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें, तो सीख मतलब शिक्षा, तो सीख के लिए क्या आता, शिक्षा आता। याद नहीं करो तब क्लेम कर दो जी हमारी हिंदी पूरी हो रखी है, वो हिंदी पूरी नहीं करना, पोस्टमार्टम थोड़ा ना करना हिंदी का, तो उसको पढ़ना भी है भाई, हैं। तब बोलते हैं आप लोग कि नहीं गुरुजी हमने तो हिंदी पूरी पढ़ी, छोड़ो ना, फटाफट निकलो आगे बढ़ो, ऐसा मत करो भाई, उसको रिवाइज करो चीजों को थोड़ा थोड़ा, और रिवीजन का तरीका ही आपका प्रैक्टिस पेपर होता है, छुट्टियां कम करो, प्रैक्टिस पे ध्यान ज्यादा दो। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, अच्छा जो मीमांसा शब्द है ना गाइस, अब ये हिस्ट्री के साथ में जोड़ना, उसमें पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा अलग अलग शब्द जो है जोड़े गए हैं। तो मीमांसा शब्द का मतलब होता है जो ज्ञान होता है ना, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, जैसे हमारे आपके बीच में है बुद्धि, है कि नहीं। तो जैसे मीमांसा जो है, तो इसका जो सही सवाल का सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए समालोचना, समालोचना लिखो इसको, आप इसको बुद्धि लिख लीजिए, क्या दिक्कत आ रही, कुछ भी नहीं आ रही है। आप इसको जो है ज्ञान लिख लीजिए, मीमांसा का मतलब एक अर्थों में क्या है, ज्ञान भी हो सकता है। इसका एक और अर्थ क्या आ जाएगा, विचार, विचार विमर्श करना, है ना, तो विचार लिख लीजिए, विचार।
चर्चा, है ना, विमर्श, गहन, जैसे गहन अध्ययन नहीं होता तो गहन, गहन लिखना, गहना मत लिखना, गहन आदि, ये सब किसके आ जाएंगे, मीमांसा के सही जो है पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए 10th क्वेश्चन। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? संगीन, संश्लेषण, समास या संक्षेप? व्यास का मतलब क्या है? व्यास, जल्दी से बताओ, व्यास नदी मत कहना, व्यास, ये व्यास ये होता है विस्तृत, बड़ा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? संक्षेप, यानी कि छोटा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप। कई जगहों पर इसमें बुक में समास भी लिखा हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर आप लोग संक्षेप में लिखना, ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप। नेक्स्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, थोड़ा और जल्दी चलना प्लीज। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आराम से देखना। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। क्या लग रहा है, सही है गलत है? आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, क्या किया, गलत किया, ऐसे मन किया गलत करो। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग गलत है, टैगोर की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती। चलो एक तो मैं यहाँ गलत करो, चलो एक बार मान लेते हैं मिस्टेक। लेकिन आप यहां देखो ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, खुद ही हो गया। अनुवाद हुआ है नहीं, अनुवाद किया गया है। अनुवाद खुद नहीं होता जी, अनुवाद किया जाता है। तो अनुवाद हुआ है, मेरे को नहीं लगता है सही होना चाहिए, अनुवाद किया है। या ऐसे भी लिख सकते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में, या कुछ रचनाएं नागरी भाषा में अनुवादित हैं। तो ये गलत जा रहा है। तो पहला कथन जो है सरासर झूठ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं था, सदृश नहीं आना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ, या राजा हरिश्चंद्र जी के जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ, है ना। तो वहां पर आप उनको जैसा लिखो, समान लिखो, लेकिन सदृश सही शब्द नहीं। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। या रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, ये कथन सही है। वैसे मुझे इसमें डाउट कहां क्रिएट होता है कि वैसे पद्य के चौथे भाग को चरण कहते तो हैं, लेकिन अगर इन दो में से 50-50 वाला जब आता है ना, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर डी ही बनेगा। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, पद्य का चौथा भाग चरण कहलाता है। ठीक है, शब्द वैसे ये भी सही है, भी सही है, लेकिन ज्यादा जो हमें संभावनाएं व्यक्त होती हैं वो ऑप्शन नंबर डी के साथ होती है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर दीजिएगा प्लीज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। थका ऊंट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मेरी तरफ देख के बोलना एक बार। आप देख रहे हो सुबह 7 बजे से लगातार लगाओ मैं इस बात को लेकर। अब तो हिंट भी दे दिया, क्या आंसर लिखना चाहिए आपको? यानी कि विश्राम जीवन की अनिवार्यता है। विश्राम के बिना काम नहीं होगा। आपको लग रहा है काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, भाई विश्राम भी चाहिए उतना ही, है ना। तो यानी कि आपको आराम भी चाहिए थोड़ा बहुत। अब ऐसे नहीं, सर ने बोला आराम, फेंको कॉपी कहीं और, किताब कहीं और, मस्त सो जाओ और आराम से 2 दिन बाद उठो, क्योंकि विश्राम तो अनिवार्य है जीवन में। इतना बड़ा विश्राम भी नहीं, वो विश्राम में फिर वी हटा देना, बे लगा देना, तो बेशर्म हो जाएगा, विश्राम नहीं होगा। समझो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 13th पे आओ। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होता है? ये थोड़ा नया था ना आपके लिए, इसका राइट आंसर लिखना नेतृत्व। अब देखो यहां समझो, जो पहला शब्द आपको दिया ना ईशान, तो ईशान का मतलब कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ टू ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी। तो अगर उत्तर पूर्वी दिशा की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी दिशा के लिए क्या आता है? ईशान शब्द आता है। अच्छा, आग्नेय क्या होता है? ये मत कहना चट्टान होते हैं। दिशाओं के मामले में आग्नेय क्या है? नया आइडिया? ये होता है दक्षिण पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व, राइट। और वायव्य के लिए क्या आएगा? अब एक ही तो बचा हमारे पास में वायव्य के लिए, और क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? ये हो जाएगा आपका वायव्य। तो इट मींस ये दिशाओं के बारे में लिखता है। तो एक आ गया उत्तर पूर्वी, ईशान, आग्नेय में दक्षिण पूर्व, नेतृत्व जो था उसमें दक्षिण और पश्चिम की दिशा आ गई थी, है दक्षिण पश्चिम। एक सेकंड,
दक्षिण और पश्चिम, अच्छा दक्षिण और पश्चिम के बीच की बोला ना, हाँ तो नेतृत्य जो है बिल्कुल ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की क्या आ जाएगी, नेतृत्य। तो फिर ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए ना, गलत जा रहा है, रुको जरा, ये नॉर्थ, सॉरी ये साउथ ईस्ट हो गया, ये वाला दक्षिण होगा क्योंकि दक्षिण तो ये हो गया था ना, ठीक है माय बैड। ये आपका आएगा उत्तर पश्चिम, ये वाली जो दिशा है ना, ये इस तरीके से आप बांट लो इसको, तो ये उत्तर पूर्व की दिशा जो हो गई, ये ईशान कहलाई आपकी, है ना, ये दक्षिण है आपका, ये पूर्व है, दक्षिण पूर्व की दिशा आपकी आग्नेय कहलाई, होल्ड ऑन। फिर है दक्षिण और पश्चिम, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आपका हो गया नेत्रव्य। अब क्या बचा हमारे पास में, उत्तर और बचा पश्चिम, हाँ ये उत्तर पश्चिम बचा ना, तो ये हो जाएगा वायव्य, इसको प्लीज दक्षिण मत करना है, हटा देना, उत्तर पश्चिम करना है इसका, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर, बस इस तरीके से बांट लो इसको। नेक्स्ट आ जाओ 14th, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, ये तो आपको कई बार शब्दों को देख के पता चल जाता है। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, अब ये बताओ ये मिश्र है कि नहीं, और लग गया तो ये संयुक्त है, संयोजक चिन्ह लग गया ना इसमें, और लग गया तो ये संयुक्त है, यानी इसमें मिश्र तो है नहीं, इसको हटा दो यहां से। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है, आकाश भागता रहता है, ये तो सरल वाक्य है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया भी कहते थे, जिसे, की, इत्यादि जो शब्द आए तो वहां पर आते हैं आपके मिश्र वाक्य, यानी कि बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, ये भी मुझे साधारण नजर आता है, और आकाश भागता रहता है, ये भी मुझे साधारण समझ में आता है। बाकी का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना, तो मिश्र वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कोरोना आजकल, सॉरी कोरोना अचानक फैल गया, इसमें अचानक किस काल का है, ये नहीं बोला तो अब देखो आप, ये तो आसान है, अचानक, धीरे धीरे, तुरंत, हाँ, नहीं, ये जो शब्द आते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, ये जो अचानक, इसी से आपको आंसर मिलेगा, ये आता है रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या है कि जो क्रिया हो रही है ना उसका तरीका कैसा है, आराम से हुई, जैसे मैं अगर कहूं कि बारिश धीरे धीरे हो रही है, अभी धीरे ही हुई है शायद बाहर ना, तो इसमें रीति मतलब बारिश होने का तरीका कैसा है, धीरे धीरे है, तो रीति हो गई। अगर मैं कहूं कि बारिश जो है तेजी से हो रही है, तो वो भी क्या है, वो एक तरीका है। तो ऐसे कोरोना अचानक फैला, अचानक फैला कोरोना, तो उसमें क्या आना चाहिए, इसका रीति आना चाहिए। अगर कालवाचक होता तब क्या आना चाहिए था, कालवाचक तो नहीं है ना इसमें, काल में क्या है, समय का जिसमें बोध हो जाए, है ना, तो जिसमें समय का बोध हो काल है। और स्थानवाचक जहां पर स्थान का बोध हो जाए, परिमाण जिसमें कुछ जो है माप तोल के बारे में बताया गया हो। तो यहाँ तो कोरोना अचानक फैल गया है, यानी कि इसमें किस चीज को बताया गया है, इसमें उसके तरीके को बताया गया है, रीति को बताया गया है कि कैसे फैला, अचानक से फैला। ऑप्शन नंबर लिख लेना, रीतिवाचक। इसमें सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, क्या लगता है आपको, रमेश ने रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, जाती होगी, संभाव्य है, संभावना है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हटा दो आप यहां से। वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी हो गया, तो ये तो भूत हो गया, वर्तमान तो है ही नहीं। वह कलकत्ता जाता है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, इन दो में से आप बताओ कि सामान्य वर्तमान काल क्या है। अगर ये है ना कि रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये आसन्न हो रहा है वर्तमान में, लेकिन जहां ये कह रहा है कि वह कलकत्ता जाता है, तो इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल की व्यवस्था हो रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे आओ जल्दी से। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया याद आई आपको क्या थी, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। शिक्षक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, तो उसमें क्या है, पढ़वाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, समझो, मतलब स्वयं कर्ता काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से काम करवा रहे हैं। जैसे दौड़ना का क्या हो सकता है, दौड़वाना, तो दौड़वाना क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक हो जाएगा। दौड़ना का दौड़वाना, दौड़ना खुद नहीं है, दौड़वाना, बारिश होती है, छत में कपड़े रखे तो माता खुद नहीं दौड़ती है बल्कि दौड़वाती है आपको, तो दौड़वाना क्या है, प्रेरणार्थक, जा बेटा जा, कमीज भीग जाएगी, जाएगा कैसे, तो इट मीन्स कि वो दौड़वाना क्या है, वो है प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक मैं फिर कह रहा हूं जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और से कार्य करवाता है, उसको प्रेरणा देकर ना, जैसे माँ ने राधा से भोजन बनवाया, शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। लड़की के पिताजी ने गुंडों से
हीरो को पिटवाया, तो लाइक दैट। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? पहले तो आप लोग सारी चीजों को हाईलाइट करो। इसमें काला क्या है ये बताओ, बताओ। विशेषण है, ओके रुकते हैं जी, आपने कहा विशेषण है। घोड़ा क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, मतलब संज्ञा है। चलो संज्ञा कह लो, सब्जेक्ट कह लो, कर्ता कह लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, है ना। अब उद्देश्य लिखूं या नहीं? वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उद्देश्य भी लिख सकता हूं। दौड़ना क्या है? क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो ये भी विशेषता हो गई। तो यानी कि यहाँ पर क्रिया हो रही है दौड़ने की, और इसकी विशेषता क्या हो गई? वो गए तेज। तो इट मीन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, तेज। अगर आपने तेज लिखा है तो आप बहुत तेज हैं, नहीं लिखा है तो आप फिर तेज बनो जल्दी से। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मैंने कहा था जब कुछ समझना है तो इसके वाक्यांश बनाओ, है ना। संदेश भेजा जाता है या संदेश भेजी जाती है? भेजा जाता है ना, संदेश, मेल जैसा भाव आ रहा है, तो ये तो खैर पुल्लिंग में आ जाएगा, हटाओ इसको यहां से, पुल्लिंग। खत लिखा जाता है, लिखी जाती है? खत भेजा जाता है या भेजी जाती है? खत जो है वो भेजा जाता है, तो ये भी पुल्लिंग है। होल्ड ऑन। पत्र दिया जाता है या दिया जाती है, या पत्र लिखा जाता है या लिखी जाती है? पत्र मिला या पत्र मिली? मुझे पत्र मिली, मुझे पत्र मिला, पुल्लिंग का भाव आ रहा है। अब मुझे गाना याद आ रहा है, चिट्ठी आई है, आई है, आई है, चिट्ठी आई है, सुना है गाना? चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आया नहीं है। चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी लिखा नहीं जाता। चिट्ठी भेजी जाती है, भेजा नहीं जाता। और चिट्ठी फाड़ी जाती है, फाड़ा नहीं जाता। तो यहां पर स्त्रीलिंग का भाव आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिट्ठी। ठीक है, बस। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? इसका मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है, के टी एम 2, यही तो बोला था। तो के का मतलब क्या है? कंठ से जो ध्वनि निकलती है, और कंठ से ध्वनि अगर निकलती है तो किस वर्ग को दर्शाएगा? क वर्ग को दर्शाएगा, है कि नहीं है? फिर टी से क्या आएगा? तालु, या जिसको तालव्य कहते हैं। और क वर्ग के बाद चौ वर्ग आएगा, चौ ही आएगा ना आपके यहां, कुछ और आ रहा हो तो बताओ। एम से क्या आएगा? मूर्धा या मूर्धन्य, और मूर्धन्य के लिए क्या आएगा? त या ट, ता ता थ दा दा ट ठ डा डा, ट आएगा, ठीक है। क छ ट, इसको ऐसे तो पढ़ते हैं, क छ ट, तो ये ट वर्ग आएगा। अब दी से क्या बचा? दंत। दंत में क्या आ जाएगा? क छ ट त। अब क्या आ जाएगा? त वर्ग। और लास्ट में क्या आएगा? ओ, यानी कि ओष्ठय। तो ओष्ठय से क्या आ जाएगा? प वर्ग। बोलते भी होंठ देखो आपके टच होंगे, प फ ब भ म, तो ऐसे बोलते समय जो है होंठ आपके टच हो रहे हैं आपस में, देखो। अब यूं कह रहा है कि कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य में च छ जो झ है कि नहीं है? नहीं है, हटा दो। औष्ठ्य में प है, क ख इसमें है, और वत्स में क्या आएगा? न ल र स। अगर नहीं भी आता तो भाई हमें ही पता चलेगा कि मूर्धा में च तो नहीं है। गलत तो नहीं लिखा है ना मैंने? वर्ग सही लिखा है ना? चेक कर लेना भाई साहब, ये वर्ग बिल्कुल सही लिखे मैंने। तो इट मीन कि इसमें गलत आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। तो इसको आप लोग क्या लिख लेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ये हो गए हिंदी के प्रारंभिक क्वेश्चन। और अब आपके टास्क के मुताबिक मेरे पास में और थोड़ा समय है, तो इसमें हम लोग फटाफट जीएस के कुछ प्रमुख क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, मेन आपका हिंदी है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ना समझना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी जल्दबाजी कर ली तो निकल गई जी हाथ से। यहाँ इतना नहीं है, जीएस में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात बता दी है। 61 से इसकी स्टार्ट होगी। कह रहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमीज, एक बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? हमारी देश की अर्थव्यवस्था 1947 जब से हम इंडिपेंडेंस हुए तब से लेकर मान के चले 1990 तक इवन क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट थी। इसको ओपन इकोनॉमी तब किया गया जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें सजेस्ट किया कि आप एलपीजी अपनाओ, है ना, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाओ, जिससे हमारा मार्केट ओपन हो जाए बाकी दुनिया के साथ। वरना दुनिया के साथ हमारा मार्केट जो है वो बिल्कुल क्लोज था, वो बिल्कुल बंद था। तो केवल निर्यात होता था, आयात हम आयात भी नहीं करते थे।
है ना। बजट घाटा, घाटे से कोई मतलब ही नहीं है, हटाओ। केवल आयात होता था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, जहां पर हम विदेशी जो है किसी भी देश के साथ, किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी व्यापार नहीं करते थे, तो ऐसे व्यापार को हम लोग किस नाम से जानते थे? क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। आज है कोई ऐसा देश जहां पर आज भी क्लोज्ड इकोनॉमी का चलता हो सिस्टम? नॉर्थ कोरिया में, वहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी। बाकी सब जगह ओपन है, आप ओपन कर लीजिए मार्केट, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ मेरे साथियों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन, कहां पर है जी ये? सर ये है आपके हैदराबाद में। कहां पर ये लोकेटेड? दैट इज इन हैदराबाद। राजेंद्र नगर जगह पड़ती है हैदराबाद में, तो हैदराबाद में आपका क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना। ये वन लाइनर सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से ना ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज सुपर 301? आजकल तो भाई चल भी रहे हैं हमारे घपले बड़े भयानक, और उस देश का राष्ट्रपति कहता है कि भारत से टैरिफ लेते रहो। इट इज अ अमेरिकन ट्रेड लॉ। ये क्या है? ये एक अमेरिकी व्यापार कानून है, और इस अमेरिकी व्यापार कानून के चलते जो भी इनके व्यापारिक रेट रहते होंगे, टैरिफ रेट रहते होंगे, उनको जो है ये लोग क्या करते हैं? इम्पोज करते हैं। और ये जो अमेरिकन ट्रेड एक्ट है, ये आया था 1974 में, 1974 के आसपास का है ना। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके भी कर लेंगे, चल जाएगा, नॉट अ बिग डील है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63rd। 64th पे आओ मेरे प्यारे साथियों, देखो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? श्वेत क्रांति का जनक कौन है जी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन विल बी द राइट आंसर। होल्ड ऑन, हैव यू एवर हर्ड दिस नेम? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, हु वाज ही? He was the father of green revolution in the world, not in India. तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। बट ऑन द अदर साइड, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे साथियों? तो वो है हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ना। चलिए, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय पंचायत इन इंडिया? भारत में पंचायत द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? सेल टैक्स? कोई न मतलब नहीं। कस्टम ड्यूटी क्यों लेगा भाई आपसे? लैंड रेवेन्यू क्यों लेगा? आपसे पंचायत जो है टैक्स ले सकती है स्थानीय मेलों पर, या जो भी आपके आसपास में क्या लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, उन पर ले सकती है पंचायत। अब ये बताओ जरा, पंचायत के पास कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29। और पंचायत किस शेड्यूल में है? 9 शेड्यूल बोला मैंने, 11वीं अनुसूची में। अगर भाग पूछता मैं आपसे पार्ट, तब आप 9 कहते। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए संविधान के कौन से आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? 243 से लेकर 243 ओ तक के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। बाकी कमिटीज मैंने इतनी सारी बता दी। बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता है, थोंगोन कमेटी है, गाडगिल कमेटी आप लोगों ने इसमें पढ़ी थी, है ना। जेवीपी कमेटी आप लोगों ने इसमें पढ़ी, जेवीपी नहीं क्या होता है? जीवीके कमेटी, जीवीके आर राव कमेटी उसको हम कह सकते हैं, तो वो भी आप लोगों ने वहां पर पढ़ी थी ना। तो चलिए खैर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लिख लीजिए, लोकल फेयर्स पर जो लगता है। अरेंज करना है भाई इसको, चलो करिए अरेंज। उम्र है आपकी लव करने की, और यहाँ कर रहे हो सॉल्व अरेंज, है कि नहीं? ऐसे होता भाई, जब आपने प्रोफेशन चुना है सरकारी नौकरी का, तो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। चलो अरेंज करते हैं इसको। कहते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलन, सबसे पहले देखो कौन सा आंदोलन आया था? अहमदाबाद, बहुत सही। खेड़ा, बहुत सही। नॉन कॉपरेशन, बहुत सही। गुंजाइश ही नहीं बची ना। तो चंपारण का आंदोलन है आपका 1917 का, है ना। बिहार के चंपारण में गए, तिनकठिया प्रणाली को खत्म कर दिया। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था, और वहां की जो तिनकठिया प्रणाली थी उसको बंद कर दिया था बापू ने। तो ये तो इनका पहला था। फिर इनका जो है अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुई थी, और अहमदाबाद की जो मिल मजदूर हड़ताल है या मिल मजदूर आंदोलन है, ये महात्मा गांधी के जीवन का भारत में पहला हंगर स्ट्राइक भी कहलाता है। इस समय जो है मिल मजदूरों और मिल के मालिकों के बीच में डिस्प्यूट हो गया था प्लेग बोनस को लेकर। तो इसकी मांग जो है, इनको बोनस दिलाने का काम बापू ने किया था। सेम ईयर में, वर्ष 1918 में खेड़ा में भी एक क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। और खेड़ा का जो आंदोलन था बापू का, वो पता किसके खिलाफ था? अंग्रेजों की रेवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ। अंग्रेजों ने अपने रेवेन्यू कोड में ये लिखवाया था कि अगर अकाल पड़ता है, कोई दुर्भिक्ष आता है, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो हम किसानों से
टैक्स नहीं वसूलेंगे यदि उनका 1/4 फसल नष्ट हो गई। लेकिन हुआ ऐसे ही, अकाल पड़ा, किसानों की फसलें नष्ट हुई, बावजूद इसके अंग्रेज हमसे जबरन लगान ले रहे थे। तो इस बात को जो है फिर खेड़ा में बापू ने जाकर विरोध किया। और नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक साहब की भी मृत्यु हुई थी। तो इसमें इसका सही सही आंसर बन रहा है 1917, फिर उसके बाद अहमदाबाद 18, फिर 18 में खेड़ा, और लास्ट में चले गए आप लोग कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पास में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आओ। संगम इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो बताओ संगम क्या था? ये था तमिल कवियों का एक संघ या एक मंडल। सेटलमेंट नहीं था, कोर्ट पार्ट्स ऑफ तमिल किंग, किंग का कोई अलग से नाम नहीं देंगे, है ना, और महापाषाण कालीन कब्र तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये संगम हुआ करती थी। कितनी संगम हुई थी प्राचीन काल में? 3 संगम हुई थी। पहले संगम का जगह कौन सा था, कहां पर हुई थी पहली संगम? बोलो भाई, आप याद नहीं कर रहे? मदुरई में हुई थी। और पहली संगम का अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य थे। और संगम जो थी तीनों, उनको राज संरक्षण कौन से राजाओं ने दिया था? पांड्या राजाओं ने दिया था। पांड्या शासक जो है वो राज संरक्षण रखते थे। दूसरी संगम का आयोजन कहां हुआ था? कपाटपुरम में। कपाटपुरम को ये अलवी भी कहते हैं, अलवे, हलवा मत लिखना, अलवे। तो कपाटपुरम में अलवी में दूसरी हुई थी। और दूसरी जो संगम थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कहते हैं कि प्रारंभ तो इसका अगस्त्य ने ही किया था, लेकिन बाद में इससे जो जुड़े थे व्यक्ति वो थे तोलकापियर। और तीसरी संगम जो हुई थी वो फिर से मदुरई में हुई, और मदुरई की इस तीसरी संगम को हेड किया था नकीरार ने। तो पहले में कौन है? ऋषि अगस्त्य, दूसरे में तोलकापियर, और चौथे में कौन आ गया? अगेन नकीरार। तो नकीरार जो है ये 3 संगम हुई थी, और तीनों को संरक्षण दिया था पांड्या राजाओं ने तमिल में, है ना। ये संगम, उस समय के संगम लिटरेचर बहुत फेमस हुए थे, अभी भी है नो डाउट। शिलप्पाधिकरण किसने लिखा है? एलेंगो एडगिल ने। मणिमेखलाई, एथुथुकई, पदिनेन कीर्ण कड़कू, ये नाम है तमिल लिटरेचर के, है ना। पत्तू पत्तू, तो ये वो तमिल लिटरेचर्स हैं जो लिखे गए थे, और इंपॉर्टेंट भी है सारे के सारे, है ना। चलिए खैर, ध्यान रखना, इसका आंसर बन जाना था ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए हैं? बताओ। तो इसमें आंसर्स भी ऐसे दिए कि कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। तो जो खजुराहो, खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में था, एमपी में। तो एमपी के जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है, इनको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जो है किसको? चंदेल राजाओं को जाता है। खजुराहो मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। खजुराहो मंदिर अगर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, या उसके बारे में सुना होगा, तो दीज टेम्पल्स आर फेमस फॉर द टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्चर। एंड जो है इसको बनाने वाले कौन है? चंदेल किंग हैं। ऑप्शन आपके पास एक सवाल दे रहा हूं, चंदेल राजवंश के या चंदेलों के संस्थापक कौन थे? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम के 2 रियल नाम है। दोनों तो नहीं लिखे हुए, बता, गांधी तो नहीं है। सत्याग्रह आश्रम सही है। या तो आप इसको सत्याग्रह आश्रम कह सकते हो, या इसको हरिजन आश्रम कह सकते हो। बापू ने इसको हरिजन आश्रम कहा था कि भाई ये हरि के जनों का आश्रम है। हरिजन सो कॉल्ड लोअर कास्ट मत कहना। हरि के जन मतलब भगवान के जन जो है, मतलब उस समय डिनोट तो लोअर कास्ट को ही किया गया था, लेकिन बापू ने इसकी शुरुआत की थी। जब बापू रिटर्न हुए थे कहां से? अफ्रीका से। कब आए थे अफ्रीका से भारत? 1915 में। ठीक है, और किस दिन आए थे? 9 जनवरी। 9 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस, इंडियन डायस्पोरा डे मनाते हैं इसको ना, नेशनल डायस्पोरा डे। तो जब बापू भारत आए थे तो गुजरात के समीप जगह पर थे कोचराब। तो कोचराब में सबसे पहला आश्रम बापू ने यही बनाया था, सत्याग्रह हरिजन आश्रम। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? साबरमती नदी के तट पर, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? साबरमती आश्रम पड़ गया। फिनिक्स आश्रम बापू का कहाँ पर था? ये अफ्रीका में था ना। सबसे पहला आश्रम उन्होंने वही बनाया था, फिनिक्स आश्रम। और फिनिक्स आश्रम का गठन कब किया था बापू ने? 1904 में, है ना। बापू के अफ्रीका में काम याद करो ना आप। जैसे सबसे पहला 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन, फिर उसके बाद जो है 1904 में इंडियन ओपिनियन एक उन्होंने पत्रिका छापी थी वहां पर, है ना। मनसुख लाल नजर उसके पहले संपादक थे। फिर दूसरा उन्होंने फिनिक्स आश्रम उसी समय 1904 में बनाया। 1906 में इन्होंने एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था उसका विरोध किया। 1908-9 के आसपास इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखी थी। तो ये सारे काम बापू के वहीं पे तो हो रहे थे। फिर 1910 के आसपास टॉलस्टॉय फॉर्म बनाए थे इन्होंने, है ना। तो ये सब बापू के कार्य विदेश में थे, फिर भारत आए, और भारत आकर आप लोग को रेस्ट इज हिस्ट्री सब पता है।
ऑन विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर टू गिव फुल सेल्फ रूल टू इंडिया? ब्रिटिश सरकार ने किस स्थिति को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 26 जनवरी 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 31 दिसंबर 1947 को या 30 जून 1948 को? फिर से पढ़ लो, ब्रिटिश सरकार ने किस डेट को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की बात की थी? ऑन विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर टू गिव फुल सेल्फ रूल टू इंडिया? तो भाई हमें सेल्फ रूल देने की बात किस दिन से हो रही थी? सोचो, भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। और फुल रूल का मतलब क्या है? आप अपना कानून बनाओ, अपना आजाद देश चलाओ। तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर बी ही आना चाहिए, 15 अगस्त 1947। अगर मैं क्वेश्चन वैसा समझ पा रहा हूं जैसा पूछा है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा, अच्छा देने की घोषणा की थी या पूर्ण स्वशासन दिया? तो दोनों में डिफरेंस है ना। देने की अगर घोषणा पूछा है, अनाउंसमेंट कब किया था? तो फिर अनाउंसमेंट तो इसका जनवरी 1946 का है ना। तो अगर अनाउंसमेंट पूछा है कि भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा कब हुई, क्वेश्चन मार्क कर दो भाई, मुझे तो पूरा डाउट क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। ब्रिटिश सरकार ने किस स्थिति को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा, अगर सिर्फ ये घोषणा की बात कर रहा है तो घोषणा तो फिर जनवरी 1946 ठीक है, 26, 27, 28 मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जनवरी 1946 ठीक है। एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा सभी लोग। 50-50% वाला है। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 और घोषणा 1946 में हो गई थी, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं ना। ये भी आंसर इसका ए भी हो सकता है। इसको वो मत कहना डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान होता तो 3 जून होता, 3 जून होता तो फिर कोई डाउट ही नहीं होता ना। वो माउंटबेटन प्लान जिसको डिकी बर्ड प्लान कहते हैं वो अलग चीज आ जाता। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी सोने की मुद्रा कौन सी थी? इलाही थी, जलाली थी, शहनशाही थी, असरफी थी? पढ़ा है आप लोगों ने, ये तो मुझे ध्यान आ रहा है। इसको तो भाई आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। द बिगेस्ट गोल्ड कॉइन, अभी भी है मेरे पास समय है, आप ये मत कहना, आराम से। आप लोगों को आज लगता है पार्टी खिलानी पड़ेगी। बताओ, बिगेस्ट गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। बोलो मेरे साथियों। नो आइडिया, चलो तो ये लिखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशरफी। देखो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्रा हमेशा गोल्ड कॉइन्स के रूप में होती थी और इस समय इनके गोल्ड कॉइन्स को या तो असरफियां कहते थे या तो सीधे सीधे क्या कहते थे, बाद में पेगोडास भी कहे गए। मुगलों के समय इनको पेगोडा भी कहा गया। पेगोडा थोड़ा लेटर मुगल का शासन काल था जहां पर बोला गया, वैसे इनको सीधे सीधे जो है मुगल मोहरों के नाम से ही जो है जाना जाता था। तो असरफी जो है, असरफी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। 72 पे आओ जल्दी से। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? बताओ भाई, कौन था वो ऐसा शासक जिसने चाइना के हान होती डायनेस्टी के पांचाओ, राजा का नाम था पांचाओ, PNCHAO, पांचाओ, उस पांचाओ को हलाया था और सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण किया था? तो ऐसा महान काम कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं जी कनिष्का। तो कनिष्का इज द राइट आंसर। सिल्क मार्ग जो है वो कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी ना, और कनिष्क ने 78 AD में शक संवत जारी किया था। इसने कहते हैं पाटलिपुत्र पर हमला किया और वहां से अश्व घोष को अपने साथ लाया। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर कहते थे। बाद में उसने मथुरा को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो कनिष्क द ग्रेट, उसने जो है ये कार्य किया था, राइट। हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? वैनचांग आया था। डाउट में बोला बट ठीक बोला, अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा बाय हुम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट जो है किस आधार पर करते हैं? इनके क्या ग्राउंड्स होने चाहिए? आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस। तो आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर, ये 4 आधार है जहां पर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं देश के राष्ट्रपति राज्यसभा में। बस ये ध्यान रखना है ना। बहुत बढ़िया, चलिए 74th क्वेश्चन आओ। कहां पर विधानसभा नहीं है? उत्तराखंड में है विधान परिषद में, मैंने सभा बोल दिया शायद। तो हमने कितनी बार पढ़ लिया था, आप ही ने बताया था मुझे कि सर यूं आम बिकते हैं, ये हमने ट्रिक पढ़ा था। इन 6 जगहों पर क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं।
यू का मतलब यूपी, आ का मतलब आंध्रा, म का मतलब महाराष्ट्र, बी मतलब बिहार, का मतलब कर्नाटक, ते मतलब तेलंगाना। तो ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें बाई कैमरल गवर्नमेंट है स्टेट में, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी, आंध्र प्रदेश में भी है। जनहित याचिका की अवधारणा कहां से शुरू हुई थी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहां से स्टार्ट हुआ है? यूएसए से 1980s में भारत आया था, और उससे पहले जो है 1960-70s के दौर में ऑलरेडी यूएसए में आ चुका था। पीआईएल का मीनिंग क्या था? देखो, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब तक पीआईएल नहीं आया था ना, उससे पहले जो सिस्टम चलता था उसको कहते थे हम लोकस स्टैंडाई। क्या कहते थे उसको? लोकस स्टैंडाई कहते थे। लोकस स्टैंडाई का मतलब यूं होता था कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, केवल वही व्यक्ति जो है कोर्ट जाकर जस्टिस की मांग कर सकता है। तो ये तो चलता था लोकस स्टैंडाई में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहा है, कोई सामाजिक संस्था, कोई एनजीओ है, कोई एसोसिएशन है ना, कोई सोसाइटी है, कोई जो है पब्लिक फिगर का व्यक्ति है, तो वो कुछ मामलों पर जो जनता के समान हित के मुद्दे होंगे उस पर जो है न्याय के लिए जा सकता है। आप प्लीज केयरफुली समझना कि जनहित याचिका का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब यह है, इसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं कई जगहों पर। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी समाज सुधारक व्यक्ति वो न्याय की मांग के लिए जा सकता है किसी अन्य के लिए। अगर मैं एक समाज सुधारक हूं और कहीं पर मुझे ये लग रहा है कि इस फलां फैक्ट्री में मजदूरों के साथ में क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो मैं उनके बिहाफ में क्या कर सकता हूं, कोर्ट में प्ली कर सकता हूं, याचिका डाल सकता हूं उनके राइट्स उनको देने के लिए। उनकी सहमति भी चाहिए होगी बिना किसी डाउट के, है ना। तो वहां पर क्या आता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट आता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। बताओ हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया? यस, जस्टिस भगवती जी। ठीक है, पीएन भगवती ना। तो जस्टिस पीएन भगवती। हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ पीआईएल इन इंडिया? कपिला हिंगोरानी जी। तो कपिला हिंगोरानी को जो है जननी कहते हैं पीआईएल की भारत में, और जो है हमारे मिस्टर पीएन भगवती साहब जो है उनको कहते हैं फादर। हालांकि भगवती जी के साथ और भी नाम आएंगे, कृष्ण अय्यर एंड ऑल, लेकिन मेन जो है पीएन भगवती जी का नाम जुड़ता है उसमें। 76 पे आ जाओ, 2-3 मिनट और सुनूंगा ध्यान से। 2-3 मिनट का मतलब 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30, तो 20-30 मिनट और सुन लो। Who resolved the dispute related to the election of the president of India? आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज याद करिए। आर्टिकल 71 में लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर चुनाव को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान कर सकती है हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की, वो उसका समाधान कर सकती है। विच मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखना है। दिस इज अंडर आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा भाई? पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है 71 के भीतर। पहला लोकपाल बिल कब प्रेजेंट हुआ था? पहला लोकपाल बिल जो आया था वो 1968 में जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। और 1968 में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम कौन बताएगा भाई? आप ही में से कोई एक बता दो, बड़ी शांति से बताना। उनका नाम था शांति भूषण जी। तो शांति भूषण जी के द्वारा पहला लोकपाल लाया गया था। अच्छा ये बताओ कि लोकपाल और लोकायुक्त में आप समझ क्या रहे हो? लोकपाल का काम क्या होता है? जो हमारी भारत सरकार है ना, एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार के संबंध में भ्रष्टाचार के मामलों के निवारण के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति होती है, जिस पद का गठन हुआ है, उस पद को ही हम लोग लोकपाल कहते हैं। और भारत के जो पहले लोकपाल के पद पर थे वो मिस्टर पीसी यानी पिनाकी चंद थे। पिनाकी चंद जी जो थे ना, वो पहले क्या थे, हमारे लोकपाल थे भारत के। और लोकायुक्त मतलब वही काम लेकिन राज्य में। तो राज्य सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए जिस एक पद को गठित किया गया है वो लोकायुक्त का पद कहलाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और पहले जैसे मैंने कहा पिनाकी चंद जो थे, पिनाकी चंद घोष उनका नाम था, तो जो है भारत के पहले क्या बने थे, लोकपाल बने थे। तो ये भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के संबंध में लोकपाल एंड लोकायुक्त आते हैं। तो 1968 विल बी द राइट आंसर। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार का पैसा खर्चना ना। टू एक्ट एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस,
टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड आई थिंक इसका आंसर कुछ ऐसा है कि ऑल ऑफ द अबव ही लिखना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ यूनियन बजट जो है वो किस आर्टिकल में है? 112 में है, ठीक है, 111 में है। लेकिन कहीं भी संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा गया है, वहां लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और राज्य का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में? 202 के भीतर है। बजट जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति एक्चुअली एक फ्रेंच टर्म से हुई है विच इज बॉजेट। और बॉजेट का मतलब होता था लेदर्स बैग, चमड़े का बैग। तो पहले क्या होता था, जो डॉक्यूमेंट होते थे बजट के, वो डॉक्यूमेंट आते थे लेदर बैग में। अब तो सब डिजिटली हो गया, अब तो टैब लेकर चलो जी, काम हो जाएगा क्लियर हमारा। तो वो बजट होता था। और बजट का डेफिनेशन क्या है कि भारत सरकार का एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष मतलब आने वाला, बीता हुआ नहीं, आने वाला एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक एस्टिमेटेड खर्चा कि हम कितना खर्चा करेंगे और वहां से हमें कितनी इनकम जनरेट होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बजट कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी लिख लेना 78 का। 79 पाओ जल्दी से। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो कौन सा है? द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इज, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करती है? दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। नो, डिवीजन ऑफ पावर होगा तो हम फेडरल में चले जाएंगे, उसको हटा दो, है ना। चेक्स एंड बैलेंस, क्लोज रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ जुडिशरी ओवर द एग्जीक्यूटिव। नहीं, यस नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, है ना। घनिष्ठ संबंध होता है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी होगी, जैसे भारत में, तो वहां पर क्या होंगे? 2 एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। एक होगा देश का मुखिया जो कि राष्ट्रपति होता है, और एक होगा हमारे सरकार का मुखिया जो कि प्रधानमंत्री जी होता है। जबकि जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे यूएसए में, तो वहां हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी एक ही व्यक्ति होता है। जैसे वहां पर कौन है? प्रेसिडेंट है जी यूएसए में। अब कौन प्रेसिडेंट है? ये सवाल आप लोग रोज पढ़ रहे हो, रोज देख रहे हो। 0 आवर क्या है पार्लियामेंट के भीतर? देखो जी, पार्लियामेंट की जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट होती है, तो मैंने आपको 100 दफा बोल दिया ये कि मीटिंग के 2 सेशन होते हैं। एक होती है सुबह की मीटिंग, जिसको आप लोग मॉर्निंग सिटिंग कहते हैं, मॉर्निंग मीटिंग कह सकते हो। और मॉर्निंग सिटिंग स्टार्ट होती है कितने बजे? सर सुबह के 11 बजे। तो सुबह का जो 11 बजे है, इस 11 बजे से लेकर सुबह का 12 बजे का जो समय है 1 घंटे का, इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं हम क्वेश्चन आवर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन आवर कहते हैं। प्रश्न काल, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और दूसरा जो घंटा होता है यानी कि 12 बजे दोपहर के से लेकर 1 बजे का जो समय होता है दोपहर में, तो इसको हम कहते हैं जी क्या? शून्यकाल, यानी कि 0 आवर। और इस 0 आवर के भीतर आप ये मान लीजिए कि जब तक सरकार के एजेंडा डिस्कस हो जाते हैं, है ना, तो कोई भी मतलब विषय को चुनने से पहले, अब 1 बजे हो जाएगा आपका लंच टाइम, और लंच टाइम के बाद में 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो चलता है उसको पोस्ट लंच सिटिंग या इसको इवनिंग सिटिंग आप लोग लिख सकते हैं। शाम के काल की जो सिटिंग हो रही है, पोस्ट लंच, लंच के बाद की जो सिटिंग हो रही है, उसके आधार पर जान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का। 81st में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ सार्क? निम्नलिखित में से सार्क के सदस्य क्या हैं? मैंने पिछली बार भी इसका आपको ट्रिक बताया है। सार्क के सदस्यों को याद करने की ट्रिक है एमबीबीएस पेन। यही तो है ना, यही थे ना एमबीबीएस पेन, किसी और का तो नहीं बता रहा हूं, भूल गए? यही था पक्का, कंफर्म? शायद शायद मत बोलो भाई, इतना पढ़ा दिया इतनी 10 बार। तो एमबीबीएस पेन में देखो, एम स्टैंड फॉर मलेशिया, बी स्टैंड फॉर भूटान, बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, एस स्टैंड फॉर श्रीलंका, पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, ए स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर इंडिया एंड एन स्टैंड फॉर नेपाल। तो इसमें भारत भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया। तो विच मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। हेडक्वार्टर कहां पर है सार्क का? काठमांडू में, और काठमांडू मतलब नेपाल में है। और कब बना था ये सार्क? सर ये 8 दिसंबर 1985 को गठित हुआ था। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर यहां भी मिल जाएगा। 82nd पे आओ मेरे मित्रों। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को बना कब था? यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर वर्ष 1945 को। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को बना, और 1946 में
कार्यशील हुआ, इफेक्टिव हुआ, तो ये चीज को भी आप ध्यान रखना है ना। तो यूनेस्को इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछूं या पता है? यूएन हमेशा यूनाइटेड नेशंस होता है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड यूनेस्को। और भारत की कुल कितने वर्ल्ड यूनेस्को में हेरिटेज साइट्स हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने मुझे बताना है। व्हेन इज वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 6 जुलाई को, 8 जून को, या फिर सभी ठीक है? नहीं, कोई भी इनमें से ठीक नहीं। 8 जून ठीक है, सही है, तो 8 जून लिख लो। 10 जुलाई को कोई स्पेशल वैसे तो ऐसा है नहीं, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस होता है उस दिन 10 जुलाई की अगर हम बात करें। बाकी तो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं ना, बस 2-3 सवाल हो रहे हैं, फटाफट चलिए। चलिए, द्रोणाचार्य अवार्ड किसी से रिलेटेड है? द्रोणाचार्य कौन थे पहले बताओ? हु वाज द्रोणाचार्य? बोलो भाई, द्रोणाचार्य कौन थे? कौन? द्रौपदी? क्या बोले ना? जिन्होंने अंगूठा मांगा था किससे? है? एकलव्य से। ठीक है, और क्या जानते हैं आप इनके बारे में? मतलब सीधी बात है, द्रोणाचार्य गुरु थे ना, जो पांडव थे चाहे वो कौरव थे, तो उनको जो धनुर्विद्या सिखाई गई है द्रोणाचार्य जी ने सिखाई। अब द्रोणाचार्य मतलब एक गुरु, एक कोच। तो हमेशा क्या होता है खेल जगत में, जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है एक सबसे बड़ा सम्मान, जो है द्रोणाचार्य सम्मान। खेल जगत के चलो 2-3 सम्मान के नाम बताओ, इसका तो ठीक है, जो खेल के कोच हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको मिलता है। खेल के और कौन कौन से सम्मान है? जैसे अर्जुन पुरस्कार, बहुत बढ़िया, और ध्यान लगाओ याद आएगा कुछ। मेजर ध्यानचंद सम्मान जो इन्हीं के नाम से, और जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ट्रॉफी मिलती है। तो मतलब ये अलग अलग ऐसे बड़े नाम हैं जिनके नाम पर जो है खेल से संबंधित सवाल जो है मिलते हैं। नहीं, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है हमसे, लाला लाजपत राय वाज द ऑथर, इज द ऑथर ऑफ विच बुक? स्वराज हिंद तो नहीं लिखी इन्होंने? नहीं लिखी है। इंडिया, मदर इंडिया, अनहैप्पी इंडिया? अब आप सुनो जवाब। एक नाम ले रहा हूं, ब्रिटिश मूल की हैं, कैथरीन मायो। कैथरीन मायो, इन्होंने क्या किया था, 1927 में बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया। इन्होंने लिखा था इंडिया, और उस इंडिया बुक के भीतर इन्होंने जितनी भी बात लिखी ना, वो टोटल अपोजिट थी। अगर ये कहीं पर अपनी तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि मैंने इंडिया के लिए ये किया, सो क्या हो गया, तो झूठ बोल रही है। ये अगर इंडिया की छवि खराब करने की बात की होगी, मैंने नहीं पढ़ी बुक लेकिन आप समझो, तो मतलब इन्होंने जो कुछ भी इंडिया में लिखा वो सब झूठ लिखा, उस बात में जरी भी सच्चाई नहीं थी। तो अब इस बात का जवाब देना था, तो उन्होंने क्या किया, इसका जवाब देने के लिए मिस्टर लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया करके एक बुक लिखी। तो इनकी जो बुक आएगी वो आएगी अनहैप्पी इंडिया, और ये किसको जवाब के रूप में था? ये जवाब के रूप में था कैथरीन मायो को। उन्होंने 1928 में लिखी थी, मायो ने जो है 1927 में लिखी थी। तो ये भी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो 2-3 क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? तो आंसर लिख लीजिए अनुपम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था बताओ भाई? परम 800 था। कब बना था? ऑप्शन दे रहा हूं, 1993, 94, 95, 96। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। नहीं ना, सारा डब्बा गुल करवा दिया है ना, बहुत बढ़िया। डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किसके द्वारा? रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, यूएसए के द्वारा, या जापान के द्वारा? क्या लगता है कौन है इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में? यूएसए। तो यूएसए इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, लिख लो 87, यूएसए। आईसी चिप में कौन किस चीज की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए लिख लो। 1 लाइन में क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं, सिलिकॉन सही है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा होगा? फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन वाज अबेकस, ऑप्शन नंबर ए, अबेकस इज द राइट आंसर।
अबेकस इज हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है किस चीज का? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये जो दोनों के मेल से बना है, तो यानी इसमें जो है डिजिटल सिग्नल्स भी होंगे और एनालॉग सिग्नल्स भी होंगे, बोथ लिख लेना, इसका सही जवाब लिख लेना। ये भी करवाओगे आदमी से? हाँ, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे? अच्छा, ऑप्शंस नहीं थे। ऑप्शंस की जरूरत पड़ी आपको? वैसे पड़ी। देखो इसका फार्मूला क्या बोलता था। आप एक काम करो, 96 को डिवाइड करो जरा 14 से, जल्दी जल्दी करना। 96 डिवाइडेड बाई 14 कितना रहा? बोलो, 14 का पाड़ा बोलो भाई। 14 कम 14, 14 दूनी 28, ये 98 है कंफर्म? हाँ तो फिर 98 होगा ना, सही करा अभी हम इस टाइप। तो अब बताओ कितने आ रहा है? 98 कितने पे आ रहा है? 7 से आ रहा है, चलो ठीक है, यहां लिख देता हूँ 7। अब ऐसे ही आप क्या करो, गलत तो नहीं जा रहा ना, सही जा रहे हैं। ऐसे ही यहां करो जरा, 8 का डिवीजन 2 से करो जरा, एक बार चेक कर देना ऐसे निकल रहा है कि नहीं। 4 निकल रहा है, तो 7 गुणा 4 करो, कितना हो रहा है? 7 चौके 28, यानी ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। पहला फॉर्मूला पहले में वर्क कर रहा है, दूसरे में देखते हैं। 68 डिवाइडेड बाई 17, 17 चौके 68। 55 डिवाइडेड बाई 11, 11 पंजे 55, 5 गुणा 4 कितना हो रहा है? 20। ऐसे यहां करो, 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 3 मल्टीप्लाई। 56 का डिवीजन करो आप 8 से, 8 सतह 56, यही होता ना। और 7 और 14, 7 तिया 21। तो अगर ऑप्शंस नहीं भी दिए हैं फिर भी मुझे पता चल रहा है इसका आंसर 21 आना चाहिए। बट फिर भी भाई आपको ऑप्शंस नहीं थे, रिस्की काम हो सकता था, लेकिन इसका राइट आंसर आना चाहिए था आपका 21 आना चाहिए था, अगर ऑप्शंस आपके मिल जाते हैं यहाँ पे ना बढ़िया ढंग से। इसका क्या लिखा आपने बताओ? दो ही तो आएगा ना, आप इम्पॉसिबल को उल्टा कर लो ना, यहाँ इसको आप ऐसे लिख लो, ELBISSOPMI। तो हमसे स्थिति पूछ रहा है, ये 4 के बाद देखो ऐसे सेम जगह पे, ये 4 से पहले ऐसे सेम जगह पे, उल्टा करो सीधा करो, उसमें एस जो है वो अपनी पोजीशन में है, 2 ऐसे लेटर्स हैं जो कभी भी बदलेंगे नहीं, और वो कौन से हैं? वो है एस और एस। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से बी बन रहा था 92 का। 93 का क्या निकाला जी आप लोगों ने? ए का वजन बी से अधिक है, ये ए है, इसका वजन इज ग्रेटर देन बी, कर लो इसको, वजन में ही डाल रहा हूं इसको, बी से अधिक है। बी का वजन सी से कम है, अब बी जो है इसका वजन सी से कम है, तो कम के लिए लेसर देन आना चाहिए था ना, यानी कि पहले ए है, पहले एक और पढ़ने रुको, सी का वजन सबसे ज्यादा है, तो ये तो हो गया सी इज ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन बी, यही बन रहा है ना इसका सही सीक्वेंस? चेक करो बन रहा है नहीं बन रहा है? ऑप्शन क्या पूछ रहा है? यदि कथन 1 और 2 सत्य है तो 3 क्या है? अच्छा, तो ये फिर अनिश्चित मिल रहा है ना, ये तो मिल ही नहीं पा रहा कि इसका क्या हो रहा है, क्योंकि देखो उसने ये कह दिया कि इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है ये तो सही है, तो फिर तीसरा क्या है? तो तीसरा का एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि बी का वजन सी से कम है। ठीक है, बी का वजन सी से कम, अगर मैं इसको बी का वजन क्या कर दूं, सी से कम कर दूं, लेसर देन कर दूं सी, तो तब भी हमसे क्लियर नहीं मिल पा रहा ना कि उसको वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे। तो इसमें इसका क्या होना चाहिए? इन डिफाइंड होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए, तो इसका भाई पता नहीं चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा है, ये आएगा इसका आंसर। उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से तथा चौथी संख्या तीसरी संख्या से है। क्या निकला भाई आप लोगों का इसमें फार्मूला? ऑप्शन नंबर सी निकला, बहुत बढ़िया भाई, ये तो अच्छी बात है। और क्या फॉर्मूला पुट किया आपने इसमें? सॉरी, हाँ ये भी आपने अगर ऑप्शन लगाया है तो ठीक है, लॉजिक तो सही हो सकता है, चलो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी लिख लो। आज लगता है मुझे आपको पार्टीज देनी ही पड़ेंगी 2-3। चूज द ऑड सेट ऑफ नंबर्स, इनमें से ऑड सेट क्या है? ऑप्शन सी हाउ, स्क्वायर किया पहले, ओके, और इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी निकला, सी सही कर देना। इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, अब मैंने रीजनिंग का अलग कर दिया सेशन, रीजनिंग की वीडियोस अलग से आएंगे आपके लिए। कितने त्रिभुज निकले हैं इसमें? हाँ, कितनों का आंसर इसमें बी निकला होगा? 14, एक का भी नहीं,
निकला है, महक का आंसर निकला है भाई। बाकी लोग बताओ, बाकियों के क्या आंसर निकले तनुजा? निकाला ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी निकलेगा इसका, 14 निकलेगा इसका। चलिए 97 का राइट आंसर क्या लिखा आपने? 97 बी, S75 सही बन रहा है। इसकी मैं वीडियो, फुल वीडियो अलग से लेके आऊंगा, अभी समय की पाबंदी है हमारे पास। 98 का, 98 का कितना निकला? ए निकला, बी निकला, कंफर्म? क्या लिख रहा है कि एक निश्चित कोर्ट में मैच को 41238 से कोटित किया गया है, फ्लोर जो है इसको 63669 से कोटित किया गया है, तो उसी में डेवलप क्या हो जाएगा? तो डेवलप में है ना OR फ्लोर, यानी कि 69 है ना, 67। क्या निकला इसका? मुझे तो भाई ए में डाउट हो रहा है, ए आना चाहिए इसका आंसर। नहीं निकलेगा, चलो छोड़ दो इसको, करवाऊंगा भी, पढ़ना पड़ेगा ना, इतना डिटेल मैंने भी किया नहीं। 99 का क्या निकाला आपने? ऑप्शन नंबर डी निकाला। चलो ठीक है, टीआरपी अच्छी मिल रही है आपको भी, टीआरपी इसका सही होना चाहिए। और 100 का क्या निकाला? 100 का लगाओ इसको सही सीक्वेंस में। नहीं मतलब मेहनत नहीं करेगी ना, दिए गए समीकरण में कौन से दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाए कि समीकरण का गणितीय स्वरूप, मतलब हमारे पास 68 आना चाहिए। तो आप सारे ट्राई करो। डी निकला, कंफर्म? ऑप्शन नंबर डी कर लिया ना सॉल्यूशन, तभी बोलना डी, वरना फिर छोड़ देना, मैं उसको अभी सॉल्व करवाऊंगा। आज हमारी रीजनिंग की वीडियो आएगी, रीजनिंग की वीडियो अलग से आएगी ना, ये वाली मैं आज शाम को सॉल्व करके, नहीं हाँ कल डालूंगा इसको ना, ये वाली वीडियो कल आएगी। बी आ रहा है, चल। तो खैर अभी जो हमारे पास रहेगा 90 तक ही रहेगा, क्योंकि आज से जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, मतलब प्रीवियस जो सेट नंबर 39 था और ये सेट नंबर 40 है, तो इससे हम रीजनिंग का पार्ट अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है ना इसमें, अगर अभी इसके बाद डिटेल रीजनिंग एंड ऑल होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो उसका वीडियो अलग से आएगा, है ना, 3 पार्ट्स में, वो हिंदी, जीएस और अलग से रीजनिंग का पार्ट, ठीक है? तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल करते हैं, और सी यू देन टुमारो।